बच्चों, तो आज हम लोग एसएस में चैप्टर 15 कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कल जो हमने पार्ट्स देखे थे, जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसे कहते हैं वो समझा था और डिफरेंस समझा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक प्रोग्रेस के बीच में। पता है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस उसे कहते हैं कि जब कोई कंट्री में सिर्फ पैसे बढ़ते हो। हमने समझा था कोई कंट्री में अगर सिर्फ पैसे बढ़ते रहते हो तो वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस कहलाती है। लेकिन पैसों के साथ साथ जब लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज होता हो तो उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। ऐसा समझा था ना, जिसमें हमने देखा था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। कंट्री की नेशनल इनकम हमेशा बढ़ती रहे, कंट्री में पर कैपिटा इनकम हमेशा बढ़ती रहे और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हमेशा बढ़ता रहे, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाता है। और उसके साथ समझा था हमने कि हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री कहलाती है। अभी भी हमारी कंट्री डेवलप्ड कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कंट्री कहलाती है। और क्यों डेवलपिंग कंट्री कहलाती है, उसके 9 रीज़न हमने कल समझे थे। अब उसी पॉइंट को आगे कंटिन्यू करें तो अब हम लोग हमारी इंडिया का, हमारी कंट्री का स्ट्रक्चर समझें। पता है, उसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखें वो है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आपको पता है, कोई भी कंट्री चलती है तो वहाँ के लोग जो काम करते हैं उससे, काम करने वाले लोगों से, जो एक्टिविटीज़ करते हैं, जो कोई ना कोई काम करते हो वो, और जो भी एक्टिविटीज़ होती है ना, जनरली उन एक्टिविटीज़ को हम लोग 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। जो भी एक्टिविटीज़ होती है उन्हें जनरली 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दूसरा आता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या कहलाती है? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स अर्निंग और स्पेंडिंग मनी फॉर द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ और सर्विस। कोई भी कमोडिटीज़ मतलब सामान, कोई भी तरह का सामान या सर्विस एक्सचेंज करके या तो पैसे देना या तो पैसे लेना। अर्निंग मतलब पैसे लेना, कमाना, या तो स्पेंडिंग मतलब पैसे देना। तो कोई भी ऐसी चीज़ खरीदते वक्त या तो पैसे मिले या पैसे दिए हो तो उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। सिंपल और शॉर्ट में समझो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब कहलाता है कि जिसमें पैसों की लेन देन होती हो, जिसमें मनी इंक्लूड होता हो, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है, बराबर। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसे कहते हैं? तो एक्टिविटीज़ दैट आर नॉट एम्ड एट ऑब्टेनिंग इनकम आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो एक्टिविटीज़ इनकम के लिए नहीं की जाती, मतलब जो पैसों के लिए काम नहीं किया जाता, तो उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं, बराबर ना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या, कि जिसमें पैसे इंक्लूड होते हो, जो काम पैसों के लिए किया जाता हो, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और जो काम पैसों के लिए नहीं किया जाता उसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं, बराबर। जैसे देखो, इनका एग्जाम्पल समझना। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो कहलाया कोई भी तरह का काम, कि जैसे कोई शॉपकीपर शॉप पे काम कर रहा है तो वो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाए। कोई डॉक्टर पेशेंट का इलाज कर रहा है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, पेशेंट से उसके बदले में वो फीस लेगा ना। कोई लॉयर किसी के लिए काम कर रहा है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, लॉयर भी उसके बदले में फ़ीस लेता है। कोई टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि उसके बदले में उसे पैसे मिलेंगे, बराबर। कोई अगर कोई भी प्रोडक्ट बेचने का काम कर रहा है तो ये सब तरह की एक्टिविटीज़ क्या कहलाती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, क्योंकि सब में पैसों की लेन देन होती है। और ऐसे ही नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जिसमें पैसों की लेन देन न होती हो, जैसे कि किसी ने किसी को सेवा के लिए काम किया हो, बराबर ना। कोई किसी को अगर दान दे रहा हो, बराबर, या फिर किसी ने जैसे डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स अगर पेशेंट का इलाज करते हैं तो जनरली उसके बदले में उसे फीस मिलती है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन कितनी बार डॉक्टर्स होते हैं ना, वो अलग अलग जगह पर कैंप लगाते हैं ना, मेडिकल कैंप, जहाँ पे फ्री में दवाइयाँ देते हैं, फ्री में लोगों का इलाज करते हैं, उसमें फिर पैसों की लेन देन नहीं होती, तो वो कहलाया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे अगर कोई टीचर वो स्कूल में
स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उनके बदले में उन्हें सैलरी मिलेगी अगर स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो। लेकिन वही टीचर अगर घर में अपने ही बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अपने ही बच्चे को, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि वो अपने ही बच्चे से थोड़ी फीस लेने वाले हैं। समझ रहा है ना? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी सिंपल वही हुआ ना कि जिसमें पैसों की लेन देन होती है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब सिंपल जिसमें पैसों की लेन देन नहीं होती। और कोई भी कंट्री चलती है ना, तो कोई भी कंट्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हिसाब से चलती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से नहीं। हमारी कंट्री का डेवलपमेंट अगर चेक करना हो तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है ना। कोई भी देश का डेवलपमेंट ऐसे नहीं करेंगे कि यहाँ के लोग तो बहुत सेवा करते हैं तो ये देश तो बहुत डेवलप्ड है। बाबा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से डेवलपमेंट चेक होता है? नहीं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से होता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे समझा ना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें कि हमारी कंट्री में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है ना, उन सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जनरली 3 सेक्टर में डिवाइड किया जाता है, जिसे कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्या कहलाता है? स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। मतलब हमारे कंट्री में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, नॉन इकोनॉमिक की बात नहीं कर रहे हैं अभी, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है उन सब एक्टिविटीज़ को 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं, जिसे स्ट्रक्चर कहा जाता है। एक्चुअली हर कंट्री में, हर देश में यही स्ट्रक्चर होता है और हमारी कंट्री में भी है। जो भी एक्टिविटीज़ कंट्री में होती है वो 3 सेक्टर में होती है। एक होती है प्राइमरी सेक्टर, फिर सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर किसे कहते हैं? प्राइमरी सेक्टर मतलब वो कहलाता है कि जो काम नेचर के साथ जुड़ा हुआ हो, जिसमें नेचुरल चीज़ों का यूज़ करते हो और नेचर के साथ जुड़े रहकर जो भी काम करते हो, तो उसे प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। बरोबर, ध्यान से सुनना। जो भी एक्टिविटी नेचर के साथ जुड़ी हुई हो और नेचर के साथ जुड़कर ही जो एक्टिविटी की जाती हो, तो वो प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। वो सब काम प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर नेचर से जुड़ा हुआ है ना, ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें सॉइल, वाटर, ठीक है, नेचुरल चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। बरोबर है? तो प्राइमरी सेक्टर में सबसे बेस्ट एग्जांपल यही याद किया करो, एग्रीकल्चर है। इसके अलावा भी आता है जो नेचुरल चीज़ों से जुड़ा हुआ हो, जैसे कि माइनिंग करना। माइनिंग मतलब कि जैसे वो कहते हैं ना, वो खान में से जो है वो ज़मीन के अंदर से मिनरल्स निकालना, वो माइनिंग करना। ज़मीन में से आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब ज़मीन में से निकालना, तो ये भी तो नेचुरल चीज़ें ही है ना। वो ज़मीन में कोई बनाता थोड़ी है। जो चीज़ें नेचुरली बनती है वो सब प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। या फिर फिशिंग करना, मछलियों को पकड़ना, कैटल रेयरिंग, एनिमल हस्बेंडरी, जानवरों को पालना। बरोबर, ये सब एक्टिविटीज़ किस में आती है? प्राइमरी सेक्टर में। तो पहला समझ में आया ना, जो नेचर के साथ जुड़ा हुआ हो वो। दूसरा आता है सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर मतलब वो कहलाता है कि जो प्राइमरी सेक्टर में जो भी चीज़ें तैयार होती हैं ना, उसका यूज़ करके फिर मशीन के थ्रू दूसरी चीज़ें बनाना, वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। मतलब सेकेंडरी सेक्टर में अगर कहो ना, तो उसमें सब इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़, कंपनीज़, वो सब सेकेंडरी सेक्टर में आता है। सेकेंडरी सेक्टर वो जनरली कोई फिनिश्ड गुड्स तैयार करते हैं जो हम कस्टमर यूज़ करते हो। एक एग्जांपल समझो कि जैसे प्राइमरी सेक्टर में कॉटन तैयार हुआ, एग्रीकल्चर में कॉटन तैयार हुआ, और उस कॉटन का फिर कॉटन क्लोथ तैयार करना। एग्रीकल्चर में तो कॉटन तैयार होता है, पता है ना, वो तो खाली प्लांट्स होते हैं कॉटन के, वो प्राइमरी सेक्टर में आया। लेकिन उस कॉटन में से फिर कॉटन क्लोथ बनाना या उसमें से फिर शर्ट बनाना, ये सब किस में होगा? ये खेती में थोड़ी होता है, ये एग्रीकल्चर से थोड़ी होगा, ये तो फैक्ट्रियों में मशीन के थ्रू बनता है ना। बरोबर ना? तो जो मशीन के थ्रू वर्क होता है ना, वो सब सेकेंडरी सेक्टर में आता है। बरोबर ना? तो प्राइमरी सेक्टर में जो भी चीज़ें बनी उसका यूज़ करके जो दूसरी चीज़ें बनाई जाती है, तो वो सब सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। सेकेंडरी सेक्टर में हमेशा फिनिश्ड गुड्स तैयार होते हैं जिसका यूज़ हम लोग करते हैं डायरेक्टली।
जैसे कि प्राइमरी सेक्टर में से आयरन मिला, आयरन पता है ना, ज़मीन में से जो है वो आयरन निकाला जाता है, वो प्राइमरी सेक्टर का वर्क हुआ। फिर उस आयरन में से दूसरी चीज़ें बनाई, जैसे आयरन के रोड बनाए, आयरन के दूसरी मशीनें बनाई, तो ये सब चीज़ें किस में आती है? सेकेंडरी सेक्टर में। अब जैसे कि प्राइमरी सेक्टर में एनिमल हस्बेंडरी आया, एनिमल हस्बेंडरी, जानवरों को पाला, चलो गाय भैंसों को जैसे पाला जाता है, वो प्राइमरी सेक्टर में। फिर उनमें से जो मिल्क मिलता है, उस मिल्क में से अलग अलग प्रोडक्ट बनाना, मिल्क प्रोडक्ट बनाना, वो सब किस में आता है? सेकेंडरी सेक्टर में। समझे ना सेकेंडरी सेक्टर का वर्क, कि जिसमें जो मशीन के थ्रू चीज़ें बनाई जाती है उसका यूज़ हम लोग करते हैं डायरेक्टली। और आखिरी आता है, वो आता है सर्विस सेक्टर, सबसे इम्पोर्टेंट सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर वो होता है कि जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को जोड़ने का काम करता है, जो दोनों को जोड़कर और उनके लिए काम करता हो, तो वो सर्विस सेक्टर आता है। जिसमें नाम ही है ना सर्विस, मतलब इसमें कोई चीज़ें बनाई नहीं जाती, बेची नहीं जाती, इसमें एक दूसरे को सर्विस दी जाती है। बराबर। सर्विस कौन कौन सी, तो सुनना ध्यान से। सर्विस में जैसे ट्रांसपोर्ट की सर्विस, कम्युनिकेशन की सर्विस, मतलब जो मोबाइल, इंटरनेट, टेलीफोन्स चलते हैं वो सर्विस, इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस हुई, बैंकिंग की सर्विस, इंश्योरेंस की सर्विस, तो ये सब तरह की सर्विसेज है ना। तो जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को जो भी ज़रूरी सर्विस चाहिए हो ना, वो सब यहाँ से आता है सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को जोड़ने का काम करता है। समझो प्राइमरी सेक्टर में जैसे पहले भी एग्जांपल बताया, कॉटन बनता हो, कॉटन के क्रॉप्स तैयार हुए। सेकेंडरी सेक्टर में उसमें से कॉटन क्लोथ, कॉटन की शर्ट्स बनाई जाती हैं। लेकिन प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर में जो बना, तो वो खेतों से लेकर वहाँ फैक्ट्रियों तक पहुँचाना, तो वो ट्रांसपोर्ट की सर्विस चाहिए ना, बराबर ना। खेतों में जो कॉटन तैयार हुआ है उन्हें फिर फैक्ट्री तक लेकर आना, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट की सर्विस चाहिए कि नहीं, ट्रकों में भर भर कर लेकर आते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट की सर्विस वो किस में आता है? सर्विस सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में जो मशीनें चलती हैं उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो वो इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस इसमें आती है, सर्विस सेक्टर में। एक दूसरे को कांटेक्ट करने के लिए टेलीफोन, इंटरनेट, मोबाइल, इन सब की सुविधाएं, तो ये सब सर्विस सेक्टर में आता है। तो जनरली सर्विस सेक्टर वो इन दोनों को कनेक्ट करता है। अब कोई भी कंट्री में ये तीनों सेक्टर होना ज़रूरी है। कोई भी एक सेक्टर मिसिंग होना तो बाकी के सेक्टर भी काम नहीं करेंगे। इमेजिन करो कोई कंट्री में प्राइमरी सेक्टर ही ना हो, तो एग्रीकल्चर ही ना हो, तो फिर चलेगी वो देश चलेगा नहीं ना। प्राइमरी सेक्टर ही नहीं होंगे, उसमें से कोई चीज़ें नहीं मिलेगी, तो सेकेंडरी सेक्टर फैक्ट्रियों में कहाँ से चीज़ें बनाएंगे? सही बात है ना, प्राइमरी सेक्टर ज़रूरी है ना। इमेजिन करो अगर सेकेंडरी सेक्टर ही ना हो, तो आप फिर जो प्राइमरी सेक्टर में जो भी चीज़ें बनती हैं उसका डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। कॉटन बना, उस कॉटन का डायरेक्टली हम लोग क्या यूज़ करेंगे? उसमें से सेकेंडरी सेक्टर में कॉटन क्लोथ और शर्ट्स बनती है, तो चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं ना, बराबर ना। या फिर सर्विस सेक्टर ना हो तो फिर ट्रांसपोर्ट कैसे मिले, इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिले? सही बात है ना। तीनों सेक्टर हर देश में ज़रूरी है। कोई भी कंट्री इन तीनों सेक्टर के बिना नहीं चल सकती। और कोई भी कंट्री, जो हम लोग, हमारे चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कोई भी कंट्री का डेवलपमेंट अगर चेक करना हो ना, तो वो इन तीनों के डेवलपमेंट से चेक करते हैं। हमेशा जब कंट्री डेवलपिंग होती है ना, तो उसमें प्राइमरी सेक्टर सबसे आगे होता है, सेकेंडरी और सर्विस कम। लेकिन धीरे धीरे जब कंट्री डेवलप्ड होती जाती है, तो डेवलप्ड कंट्री में सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा होता है और प्राइमरी सेक्टर सबसे कम, बराबर ना। हमारी कंट्री अभी डेवलपिंग कंट्री है, इसलिए पता है हमारी कंट्री में आज कल भी हमने देखा था कि हमारे एग्रीकल्चर में 60% लोग जुड़े हुए हैं। तो हमारे यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा है। अगर वो 60% लोग वहाँ से हटकर, कल भी ये टॉपिक समझा था, अगर वहाँ से हटकर इंडस्ट्री में काम करने लगे, सेकेंडरी सेक्टर या तो सर्विस सेक्टर में काम करे, तो बताओ ये दोनों सेक्टर बढ़ते जाए कि नहीं। आज हमारे यहाँ पे सर्विस सेक्टर बहुत पुअर है, बहुत पीछे है।
ट्रांसपोर्ट की, इलेक्ट्रिसिटी की, ये सब सर्विसेज बहुत पीछे हैं हम लोग। इसकी वजह से हमारी कंट्री अभी डेवलपिंग कहलाती है। ओके, ठीक है, वो पॉइंट्स तो समझेंगे, लेकिन ये पॉइंट ध्यान आया ना कि कोई भी कंट्री में जो भी एक्टिविटीज़ होती है ना, वो ये 3 सेक्टर में डिवाइड होती हैं। क्लियर ये पॉइंट? ऐसे ही दूसरा एक पॉइंट देखें तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एक अलग पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। चलो पहले इसमें समझे कि प्रोडक्शन किसे कहते हैं। प्रोडक्शन मीन्स क्या? प्रोडक्शन मतलब कहलाता है कि कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करना। आपके पास रॉ मटेरियल हो, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा सामान हो, उसमें से फिनिश गुड्स, पक्का सामान तैयार करना, तो उसे प्रोडक्शन कहते हैं। बराबर ना? जैसे कि अगर वीट, एग्रीकल्चर में जो वीट तैयार होते हैं, उस वीट में से जो है वो फ्लोर या तो बिस्किट तैयार करना, तो ये प्रोडक्शन हुआ। कॉटन में से कॉटन क्लोथ तैयार करना, ये प्रोडक्शन हुआ। बराबर ना? आयरन में से आयरन के गुड्स तैयार करना, ये प्रोडक्शन हुआ। बराबर? प्रोडक्शन वो हर एक वर्क में, या समझो हर एक इंसान, हर जगह पर यह कोई ना कोई चीज़ का प्रोडक्शन होता ही होता है। हम कुछ ना कुछ चीज़ बनाते ही बनाते हैं। और यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसका मतलब कि कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करना हो ना, आपको कोई भी काम करना हो, तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर ज़रूरी हैं या कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। आपको कोई भी काम करना हो ना, तो उसके लिए जनरली आपको ये 4 चीज़ें चाहिए होती हैं, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। और ध्यान देना, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो हमारे इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है। अभी नहीं, इसके साथ साथ आप 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड में भी जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो उसमें भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है। क्योंकि कोई भी तरह का प्रोडक्शन, कुछ भी चीज़ तैयार करनी हो ना, तो उसके लिए 4 चीज़ें चाहिए, 4 फैक्टर चाहिए होते हैं, जो आता है लैंड, कैपिटल, लेबर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, कैपिटल, लेबर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसमें लैंड, सबसे पहले समझे लैंड। लैंड मतलब क्या? नाम से तो पता चलता है लैंड मतलब ज़मीन। सही बात है, एक तरह से ज़मीन भी हुई, लेकिन प्रॉपरली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब होता है, वो आता है कोई भी नेचुरल थिंग्स, कोई भी तरह के नेचुरल चीज़ें, तो वो सब लैंड में आती हैं। जैसे उसमें आ गया भले फिर सॉइल, मतलब लैंड खुद, ज़मीन, वाटर, एयर, सनलाइट, कोई भी तरह की नेचुरल चीज़ें जो भी प्रोडक्शन में यूज़ होती हो, तो वो सब आता है लैंड में। बराबर? सब नेचुरल थिंग्स। फिर आता है कैपिटल। कैपिटल, कैपिटल मतलब कहलाता है कोई भी तरह की मेन मेड थिंग्स। जनरली कैपिटल का मतलब होता है पैसे, है ना, मनी होता है, लेकिन सिर्फ मनी नहीं, कैपिटल का मतलब होता है कोई भी तरह की मेन मेड थिंग्स, तो वो आती है कैपिटल में। बराबर? उसके बाद आता है लेबर। लेबर, लेबर का मतलब होता है काम करने वाले लोग, है ना, जो हम लोग सिंपल लैंग्वेज में मजूर कहते हैं। वैसे मजूर ही नहीं, कोई भी काम करने वाले लोग, भले फिर वो बड़े मैनेजर हो, ऑफिसर्स हो, ये भी कुछ ना कुछ तो काम करते हैं ना, तो वो कहलाते हैं लेबर, कोई भी काम करने वाले लोग। और आखिरी में एंटरप्रेन्योरशिप। इसका मतलब होता है कि जो भी ये तीनों फैक्टर्स है ना, इन तीनों फैक्टर्स को मैनेज करना, इन तीनों फैक्टर्स को एक साथ जोड़े रखना, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप आता है। मतलब समझो तीनों का मालिक, जो तीनों को एक साथ जोड़ता हो और तीनों को एक साथ चलाता हो, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप आता है। बराबर? तो देखो, कोई भी तरह का प्रोडक्शन करना हो ना, आप कोई भी एग्जांपल लो, तो उसके लिए ये 4 चीज़ें चाहिए ही होती हैं। एग्रीकल्चर से शुरुआत करें तो देखो, एग्रीकल्चर में भी ये 4 चीज़ें चाहिए। एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन करना हो ना, क्रॉप्स तैयार करने हो, तो सबसे पहले लैंड चाहिए, उसमें तो लैंड ज़मीन ही चाहिए, अच्छी सॉइल चाहिए, उसमें ये नेचुरल चीज़ें चाहिए ना। इसके अलावा वाटर चाहिए, इरिगेशन के लिए पानी देना पड़ता है, ये सब नेचुरल चीज़ें चाहिए। इसके अलावा कैपिटल मतलब मेन मेड चीज़ें, जिसमें देखो पैसे भी चाहिए होते हैं,
इसके अलावा टूल्स चाहिए कि नहीं, बुलक कार्ट चाहिए या ट्रैक्टर चाहिए या प्लाऊ चाहिए, मशीनें चाहिए, एग्रीकल्चर करना हो तो भी ये मेन मेड चीज़ें चाहिए ना कि नहीं उसमें, बरोबर। इसके बाद लेबर, लेबर मतलब काम करने वाले लोग। अगर बहुत बड़ी खेती करनी हो तो इतने बड़े खेत में एक इंसान से शायद काम ना हो, तो जो मालिक होगा वो अपने साथ 4 लोग और रखेगा, 4 लोग और रखेगा कि भाई वो सब भी खेती करें, बरोबर। तो वो लेबर चाहिए खेती करने के लिए। और आखिरी में एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब वो मालिक खुद जो उन चारों को मैनेज करेगा, हर चीज़ को मैनेज करेगा, जिसमें वो नेचुरल चीज़ को भी मैनेज करेगा, मेन मेड को भी और लोगों को भी। वो कहेगा कि देखो इतना पानी यूज़ करो नेचुरल चीज़ों में, वही मैनेज करेगा कि देखो जो सामान है उस सामान का इस तरह से यूज़ करो, मशीन ऐसे चलाओ, वो समझाएगा ना। लेबर वो मजदूरों को कहेगा कि तुम ये काम करो, तुम वो काम करो, बराबर। तो इन तीनों को मैनेज करने वाला ये पर्सन चाहिए, सही बात क्या नहीं। तो कोई भी प्रोडक्शन के लिए ये चीज़ें चाहिए। बड़ी अगर फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता हो, समझना ध्यान से, इसलिए ये डिटेल में समझा रहा हूँ, कोई बड़ी फैक्ट्री भी चलती हो ना तो भी उसके लिए ये 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले लैंड, कोई बड़ी फैक्ट्री चलानी हो तो भी तो पहले नीचे ज़मीन तो चाहिए कि जिसके ऊपर आप फैक्ट्री तैयार कर सको, सही बात ना। समुद्र में थोड़ी फैक्ट्री तैयार करनी है, ज़मीन तो चाहिए ना। फिर कैपिटल, मतलब मेन मेड थिंग्स, आपको फैक्ट्री चलानी है तो अंदर मशीन चाहिए, बराबर कि नहीं। जैसे हर छोटी छोटी चीज़, टेबल, कुर्सियाँ, जो ट्यूबलाइट्स वगैरह या कोई भी मेन मेड थिंग्स, ये सब चाहिए होगी कि नहीं फैक्ट्री अगर चलानी है तो, वो सब कैपिटल कहलाता है। लेबर अगर कहो तो काम करने वाले लोग चाहिए। इतनी बड़ी फैक्ट्री में एक इंसान थोड़े काम करेगा, 100 लोग मशीन पे काम करेंगे, तो वो लेबर, काम करने वाले लोग। और वो सब बरोबर काम कर रहे हैं या नहीं उसे देखने वाला एक पर्सन चाहिए जो कहलाएगा एंटरप्रेन्योरशिप। वो पर्सन एंटरप्रेन्योर कहलाएगा और वो जो काम करेगा वो उसका एंटरप्रेन्योरशिप। तो फैक्ट्री भी अगर चलानी हो तो भी ये 4 चीज़ें चाहिए ना, सही बात ना। कोई भी प्रोडक्शन में, इसलिए अलग अलग एग्जाम्पल बता रहा हूँ। सपोज स्कूल चलाना हो, बराबर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर स्कूल, तो स्कूल में भी ये 4 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले लैंड, मतलब नेचुरल चीज़ों में, जिसमें पहले ज़मीन चाहिए जिसके ऊपर स्कूल तैयार हो सके। फिर कैपिटल, मतलब मेन मेड चीज़ें चाहिए ना। आपने बिल्डिंग तैयार की, उसके अंदर बेंचेस रखना, बोर्ड रखना, टेबल्स रखना, चेयर्स रखना, तो ये सब चीज़ें हैं वो सब कैपिटल में। फिर स्कूल में लेबर भी चाहिए, लेबर मतलब पढ़ाने वाले टीचर्स, बराबर ना, तो वो लेबर भी चाहिए स्कूल में। इसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब उन सब टीचर्स को मैनेज करने वाला कोई सुपरवाइज़र, प्रिंसिपल्स, ट्रस्टीज़, वो सब भी चाहिए ना। देखा, स्कूल भी अगर चलाना हो तो भी तो ये 4 चीज़ें चाहिए होती है कि नहीं, बराबर। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी प्रोडक्शन के लिए ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें कोई भी तरह का प्रोडक्शन के लिए ये 4 चीज़ें चाहिए, बराबर। अब एक आखिरी एग्जांपल लें, किसी बाहर की नहीं, आपके घर में भी अगर आपको खाना भी बनाना हो, प्रोडक्शन करना मतलब कोई चीज़ तैयार करना, तो आप घर पे जैसे खाना भी अगर तैयार कर रहे हो तो भी आपको 4 चीज़ें चाहिए, बराबर। आप अगर कभी घर पे मम्मी को हेल्प करते हो खाना बनाने के लिए, तो ध्यान देना खाना बनाने के लिए भी ये 4 चीज़ें चाहिए होती है। सबसे पहले लैंड, लैंड मतलब नेचुरल चीज़ें। नेचुरल चीज़ों में जैसे आपका पल्सेस, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, ये सब चाहिए कि नहीं। सब्जी चाहिए होती है, दाल चाहिए होती है, ये सब नेचुरल ना, ये हमने थोड़ी बनाई है, नेचुरली बनी ना। तो लैंड चाहिए। फिर कैपिटल चाहिए, कैपिटल मतलब मेन मेड चीज़ें, बर्तन चाहिए ना जिसके अंदर आप खाना बना सको, ये कैपिटल हुआ ना आपका। बर्तन चाहिए, स्टोव चाहिए जिस पे आप खाना गर्म कर सको, बराबर। ये सब मेन मेड चीज़ें, वो कैपिटल में। फिर लेबर, लेबर मतलब काम करने वाला लोग। आप जब जो है वो ये मम्मी को हेल्प करते हो, भाई चलो कोई सब्जी काट के दो, चलो कोई ये दूसरा काम करके दो, तो एक आध काम करने वाला पर्सन भी चाहिए, लेबर। और एंटरप्रेन्योरशिप मतलब उन सबको मैनेज करता हो। कितनी बार मम्मी या तो खुद ही आपके वो मैनेज करेंगे, या तो अगर आप काम कर रहे हो तो मम्मी आपको कहेंगे कि ये काम ऐसे करो, इसमें इतनी सब्जी डालो, इसमें ये मसाले डालो, तो वो मैनेज करने वाला भी तो कोई पर्सन चाहिए ना।
अब आ रहा है ना क्लियर कि कोई भी प्रोडक्शन के लिए ये 4 चीज़ें चाहिए होती हैं, बराबर। लेकिन अब इन्हीं 4 चीज़ों के ऊपर एक पॉइंट देखें हम लोग नेक्स्ट, तो आता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए। आप देखो कि पूरा देश चलाने के लिए भी ये 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। अब हमारे पूरी कंट्री पे आए, वो तो अलग अलग एग्जांपल्स देखे, अब पूरे कंट्री पे आते हैं कि पूरी कंट्री में, पूरी कंट्री चलाने के लिए, देश चलाने के लिए भी ये 4 चीज़ें चाहिए, लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, बराबर। लेकिन उस कंट्री में इन चारों चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन वो प्रॉपरली नहीं है। पता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली नहीं आता। एक चीज़ कही जाती है कि कोई भी पर्सन के पास, वो जो भी प्रोडक्शन करता हो ना, उसके पास ये चारों चीज़ें अनलिमिटेड नहीं होती। ये चारों चीज़ें अनलिमिटेड नहीं होती, हमेशा ये चारों चीज़ें उसके पास लिमिटेड होती हैं, और उसी लिमिटेड चीज़ें पर से उसे डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, या कहो यहाँ पर कि उसे सिलेक्शन करना पड़ता है कि वो इन थोड़ी चीज़ों में से क्या यूज़ करे और कैसे यूज़ करे, बराबर। एक एग्जांपल पहले समझाता हूँ, फिर इस पॉइंट पे आते हैं कि एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे अगर किसी के पास कोई ज़मीन का टुकड़ा है, किसी को कोई प्रोडक्शन करना है, चलो किसी को कोई प्रोडक्शन करना है, तो सबसे पहले लैंड उसके पास है, एक ज़मीन का टुकड़ा है। अब वो ज़मीन के टुकड़ा वो उसके पास लिमिटेड है, उसके पास पूरी अर्थ नहीं है कि वो जो चाहे वो यूज़ कर सकता है। उसके पास एक ज़मीन का टुकड़ा होगा जिसमें वो लिमिटेड कहलाएगा कि उस ज़मीन के टुकड़े पर, उस लैंड पर वो कोई भी एक काम कर सकता है। वो चाहे तो उस ज़मीन के ऊपर या तो एग्रीकल्चर कर सकता है, या तो कोई होटल बना सकता है, या तो कोई बिल्डिंग, कोई स्कूल, कोई मॉल, ऐसे ऑप्शंस होते हैं ना। सब में से कोई एक ही काम करेगा ना, कि एक ही ज़मीन पे सब काम वो कर सकता है? नहीं। इसीलिए हमेशा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में है ना, उन चीज़ों को सिलेक्ट करना पड़ता है, जिसे जिस सिलेक्शन को हम लोग कहें तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। जिसमें देखो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आता है सबसे पहले अनलिमिटेड वांट्स, जिसमें कहते हैं कि हम जो ह्यूमंस हैं, हम इंसानों की वांट्स, इच्छाएं अनलिमिटेड होती हैं। ह्यूमन वांट्स कैसी होती है? अनलिमिटेड। लेकिन जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो लिमिटेड होते हैं, बराबर ना। चीज़ें अनलिमिटेड, हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड है। हमारी इच्छा तो हमेशा यही होती है हम ये भी काम करें, वो भी करें, हमें इतने पैसे भी कमाने हैं, ये भी करना है, वो भी करना है। लेकिन अनलिमिटेड वांट्स के सामने चीज़ें हमारे सामने कैसी होती है? लिमिटेड, कि जो हम सब कर सकते नहीं हैं। इसकी वजह से हमें उसमें से सिलेक्शन करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, कौन सी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है और उसमें से कौन सी चीज़ करें, बराबर। फिर बराबर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर कोई भी हो। कैपिटल में चलो आप पैसों की बात करो, आपको सब कुछ करना है लेकिन पैसे लिमिटेड है। फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हो ना अपने माइंड में कि चलो कि यार मेरे लिए ये चीज़ ज़रूरी है तो मैं ये पहले काम करूं, बराबर। या तो फिर ये चीज़ ज़रूरी है तो मैं ये चीज़ खरीदूं, इस पर पैसे खर्च करूं, दूसरी चीज़ों पे नहीं। तो इसलिए अनलिमिटेड वांट्स के सामने लिमिटेड चीज़ें होती हैं जिस पर से हमें डिस्ट्रीब्यूशन या तो सिलेक्शन करना पड़ता है। यहाँ दूसरा पॉइंट आता है इम्पोर्टेंट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ नेसेसिटीज़। ये भी वही कहला है कि जब भी हमारे पास लिमिटेड चीज़ें हो ना, तो हम लोग नेसेसिटी, हमारी ज़रूरियात के हिसाब से इम्पोर्टेंट ऑर्डर रखते हैं। कौन सी चीज़ पहले हमारे लिए ज़रूरी है तो उस पर पहले चीज़ें हम लोग खर्च करें, पहले वो चीज़ यूज़ करें। फिर उसके बाद क्या ज़रूरी है तो दूसरा वो चीज़ यूज़ करें। नेसेसिटी के हिसाब से हम लोग इम्पोर्टेंस की ऑर्डर देते हैं ना उसे। या लिमिटेड रिसोर्सेज, ये भी वही कहला है कि अनलिमिटेड वांट्स के सामने रिसोर्सेज कैसे होते हैं? लिमिटेड। आपके पास कोई भी चीज़ अनलिमिटेड नहीं होती है। कोई चीज़ अनलिमिटेड, बराबर। सिर्फ हवा और सनलाइट के अलावा कोई चीज़ अनलिमिटेड है आपके पास? नहीं ना। तो फिर उन चीज़ों का, जो भी चीज़ें हैं वो लिमिटेड है, तो उसका यूज़ भी तो हमें सिलेक्शन करके करना पड़ता है ना,
बराबर ना। आप कोई भी चीज़ की जब इच्छा रखते हो ना, तो सबसे पहले आपके पास उसके फैक्टर, उसके रिसोर्सेज होने चाहिए। कोई भी चीज़ की इच्छा रखना, भाई मुझे बाहर घूमने जाना है, तो उसके लिए पैसे चाहिए सबसे पहले, तो फिर गाड़ी चाहिए, फिर अच्छे कपड़े चाहिए, सब चीज़ें। तो इच्छाएं तो अनलिमिटेड हैं, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। फिर उनमें से फिर सिलेक्शन करना पड़ता है, चलो घूमने तो जाना है, फिर उसके हिसाब से हम लोग ये चीज़ें सिलेक्ट कर लेते हैं, चलो ये चीज़ें लेंगे, बाकी की चीज़ें छोड़ देते हैं। कुछ चीज़ें सिलेक्ट करके बाकी की चीज़ छोड़नी भी तो पड़ती है ना। जो मैंने एग्जांपल भी दिया कि एक ज़मीन का टुकड़ा हो तो उस पर एग्रीकल्चर भी कर सकते हो आप, स्कूल भी बना सकते हो, या मॉल बना सकते हो, या होटल बना सकते हो, लेकिन सब साथ में थोड़ी कर सकते हो। सही बात है कि नहीं। लेबर की अगर बात करो, मजदूरों की बात करो, तो वो भी तो लिमिटेड है ना। आपको काम करने के लिए जो लोगों की ज़रूरत हो तो हमेशा अनलिमिटेड थोड़ी आपको मिलेंगे, बराबर ना। और इसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेस। ये दोनों पॉइंट साथ में कहलाते हैं। एक्चुअली तो इन चारों पॉइंट साथ में, चारों का मीनिंग सेम है, लेकिन ये दोनों साथ में कहलाते हैं कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और उल्टा उन रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूज़ होते हैं। अल्टरनेटिव यूज़ मतलब एक से ज़्यादा यूज़ होते हैं। एक तो हमारे पास चीज़ें लिमिटेड, ऊपर से अल्टरनेटिव मतलब एक से ज़्यादा यूज़ ऑप्शंस होते हैं, जिनमें से हमें सिलेक्शन करना पड़ता है। आपके पास एक तो रिसोर्सेज में, चलो आप रिसोर्सेज में पैसों का रिसोर्सेज अगर कहो, एक तो आपके पास लिमिटेड पैसे, उसके बाद उसका अल्टरनेटिव यूज़, पैसों का यूज़ हर जगह कर सकते हैं। उन पैसों में से या तो उसको खर्च कर दो, या कहीं इन्वेस्टमेंट करो, या तो उससे कोई बिजनेस शुरू करो, या उन पैसों से दूसरा कोई काम करो। तो यूज़ तो अल्टरनेटिव है ना, मतलब ऑप्शंस है ना। फिर क्या करना होता है, ऐसा बेस्ट ऑप्शन ढूंढेंगे, ऐसा बेस्ट ऑप्शन हम लोग सिलेक्ट करेंगे कि जिससे हमें बेनिफिट हो, हमें मैक्सिमम बेनिफिट हो। सही बात ना। जो वही पहला ही एग्जांपल, जो ज़मीन का टुकड़ा है, उस पर आप एग्रीकल्चर भी कर सकते हो, होटल भी बना सकते हो, बिल्डिंग भी बना सकते हो, स्कूल भी खोल सकते हो, लेकिन उनमें से सब काम साथ में नहीं कर सकते। ये इसके अल्टरनेटिव यूज़ हैं, ऑप्शंस हैं, और उनमें से बेस्ट ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो, बराबर ना। बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो कि जैसे चलो कि उसमें से उस ज़मीन पे हमने होटल बना ली कि होटल से मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा, या किसी ने उस ज़मीन पे एग्रीकल्चर किया, मुझे एग्रीकल्चर से ज़्यादा बेनिफिट होगा। सही बात ना। और यही पॉइंट पूरे कंट्री के लिए भी अगर कहो, तो पूरी कंट्री के लिए भी हर जगह पर जो भी इंसान, भले फिर वो गवर्नमेंट के जो लोग हो या फिर जो प्राइवेट पर्सन जो भी काम करते हो, हर कोई इंसान जो भी प्रोडक्शन करता है ना, उसमें उसे इन चीज़ों का ध्यान रखकर ऐसा सिलेक्शन करना होता है या ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है कि जिससे मैक्सिमम बेनिफिट मिले उस पर्सन को भी और पूरी कंट्री को भी। सही बात है ना। हर किसी को ऐसा काम करना चाहिए, ऐसी चीज़ों को सिलेक्ट करना चाहिए कि जिससे चीज़ें वेस्ट ना हो पूरे देश में। हाँ, आप लोगों की अगर बात करो तो आपके भी जो भी काम आप कर रहे हो ना, ऐसे काम करो कि जिससे आपको भी बेनिफिट मिले और उसके साथ साथ, आपके बेनिफिट के साथ साथ पूरी कंट्री को भी कुछ फ़ायदा मिलता हो, चीज़ों का वेस्ट ना होता हो। मतलब आपके पास अगर पैसे हैं तो उन पैसों का ऐसा यूज़ करोगे जिससे आपको भी फ़ायदा मिले और आपके परिवार को भी फ़ायदा मिले। नहीं तो उन पैसों का खाली जो है वो यहाँ वहाँ खर्च कर दिए, जिससे किसी को कुछ फ़ायदा नहीं मिला। नहीं, कुछ पल की मौज शौक के लिए पैसे खर्च कर दिए, मिला कुछ भी नहीं, तो क्या फ़ायदा, कुछ उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा ना। या फिर उसकी जगह पर कुछ ऐसा काम किया उन पैसों से जिससे आपको भी फ़ायदा हुआ और आपके परिवार को भी बेनिफिट हुआ, आपका परिवार भी आगे बढ़ा। सही बात है, उसका भी डेवलपमेंट हुआ। तो ऐसे ही पूरी कंट्री के लिए भी ऐसे काम करना है कि जिससे उस पर्सन को भी फ़ायदा हो और साथ में पूरी कंट्री को भी बेनिफिट मिले। समझे ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि हमेशा हमारी वांट्स, हमारी इच्छाएं तो अनलिमिटेड हैं, लेकिन सामने जो लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, उसका यूज़ आपको बहुत सोच समझ के करना है, बराबर। तो देखो, आज जो हमने इस चैप्टर में ये पॉइंट देखे ना, हम चैप्टर का आखिरी इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जिनमें हमारी कंट्री का सिस्टम कैसे चलता है
बराबर। सिस्टम कैसे चलता है वो हम लोग समझेंगे, जब वो लास्ट पॉइंट अब अगले वीडियोस में देखते हैं। ओके, थैंक यू।